आज से कई साल पहले किसी मुल्क की दूर दराज बस्ती में एक चक्की बान रहता था, जिसने इस फानी दुनिया में अपनी जिंदगी की कई बहारें देखी थी और ज़माने की गर्म और सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। इस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोजी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। उसके 3 बेटे थे, जो शमशाद के दरख्त की टहनियों की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म, मेरे प्यारो, दुनिया में रहने वाले हर शख्स की जिंदगी अच्छी और बुरी गुजरती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊंट की तरह है जो हर दरवाजे पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबे बाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने अमल के गिरी कंधे पर उठाऊंगा और इस फानी दुनिया से कूच करके आलमे बका में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफर पर जाने और इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे गमगीन होने का सबब यही एक चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्की बान के बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे एक ज़बान होकर कहने लगे, अब्बा जान, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कह चक्की के पहिए घूमते रहे तो घर के अखराजात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के न होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ भी न हो। चक्की बान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा, फिर कहा, अल्लाह ताला से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, और तुम भी जानते हो कि 200 बातें आदि अमल जितनी कीमत भी नहीं पाती, इसलिए के बाद और अमल का दरमियानी फासला जमीन और आसमान के दरमियानी फासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं, कह तुम वाकई मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए घुमाते रहे तो बहुत बेहतर होगा, या फिर जिस भाई को मुनासिब समझो चक्की उसी के हवाले कर देना, वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी बद्दुआ देंगे। जब बूढ़े चक्की बान ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए चक्की का इंतजाम अच्छी तरह संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने तीनों बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, खूब अक्ल सलीम ही इस बात का फैसला करेगी। मैं तो दलील के बगैर ना ही किसी बेटे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हूं और ना ही इनकार करता हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन बेहतर है और एहसन तरीके से चक्की के पहिए घुमा सकता है। लेकिन गौर से सुन लो और कोशिश करो कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। तीनों बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो शौक से तायद की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोटों की 3 थैलियां उठा लाया और फिर बेटों के पास आकर कहा, इन गठरियों में अखरोट हैं, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मुतालिक बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठरी उठा ली, क्योंकि यह गठरियां ज्यादा वजनी ना थी। बाप तो तीनों गठरियां एक साथ उठा लाया था। फिर उसने तबेले की तरफ इशारा किया और कहा, शहर जाने के लिए अपने सवारी तैयार कर लो और रास्ते के लिए कुछ खुराक और कुछ रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की और सफर की तैयारी करते हुए सामान साथ लिया और घोड़ों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लकड़ी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। तुम अभी शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और बाआफियत लौटोगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम तीनों में से हर एक शख्स मेरे एक एक दोस्त के पास पहुंच जाना। फिर उन्हें मेरा सलाम कहना और पूछना कि दुनिया में रिज़्क़े हलाल कैसे कमाया जाता है। लेकिन याद रखो, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा खर्च ना करना। वैसे इस बात का भी इम्कान है कि अगर तुमने देर कर दी तो बाप की जगह को खाली पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी जिंदगी एक इम्तिहान है। यह दुरुस्त है कि तुम्हारा यह सफर दूसरे सफर की तरह एक छोटा सा इम्तिहान है।
लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हम राह रवाना हो जाओ। तुम्हारा काम ज्यादा और वक्त कम है। बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और अपना दिल सफर की तरफ कर लिया। अब वह शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके दिलों दिमाग में तरह तरह के सवालों की आम दो रफत थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वह इम्तिहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बनकर उसके पहिए घुमाएगा। वह इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे और चलते जा रहे थे कि अचानक मुड़ के देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नजरों से ओझल हो गई है और जो उनके सामने है शहर का लंबा सफर है जिसके लिए उन्हें चलना है और बस चलना है। किस्सा ए मुख्तसर। उन्होंने कुछ देर मजीद सफर किया, लेकिन आखिरकार बहुत जल्द थक गए। अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे जिस्म की दूसरी मानदाह ताकत भी जवाब दे जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी बात मान ली और सामान से खाने पीने की चीजें निकालने लगे। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा है कि क्या हुआ। उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने अपने मशकीजे की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया और कतरा कतरा तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा कि तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम लिया है। अब तुम्हारे पास सिवाय इस मशकीजे के दूसरा कोई बर्तन नहीं है। अब हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफर है, लेकिन सफर में तो ऐसे हादसात होते ही हैं, इसलिए आओ और बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीजा उठाया और कहा, पहला और जरूरी काम यह है कि पानी तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ी तलाश करनी है, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियां कौन जमा करेगा और कौन खाना बनाएगा। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने उन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियां जमा करना है। यह काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ी न हुई तो हम खाना कैसे पका सकते हैं। बड़े भाई ने अपनी बात के जवाब का इंतजार न किया और अपनी जगह से उठकर लकड़ियों की तलाश में चल पड़ा। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाकई अहम काम तो लकड़ी का इंतजाम है। गोया कोई पहाड़ खोदना होगा ताकि इससे लकड़ी निकाली जाए। नहीं मेरे भाई, मुश्किल काम तो खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी दोनों मौजूद हो लेकिन पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूख से मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा और अपनी जगह से उठा और खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था और उसके सामने खाली मशकीजा पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहां से लाए। बहरहाल उसने हिम्मत न हारी और मशकीजा उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा और अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए पानी का मिलना बेहद जरूरी है। यह सब बातें सोचते हुए छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा जो वहां से करीब ही था। उसके दूसरे भाई भी अपने अपने काम में मशगूल हो गए थे और उन्हें यकीन था कि वह सब अपने अपने काम से जल्द ही फारिग हो जाएंगे। छोटे भाई ने मशकीजा अपने कंधे के साथ लगाया और पहाड़ की तरफ चल पड़ा ताकि उसे पानी मिल जाए। वह जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं और शायद वह भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वह चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ों के चंद टीले घूमे, उसे पानी का वजूद कहीं भी नजर न आया। वह परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ना मिले और उसके भाई प्यास से जान दे दे।
और हमारा सफर यहीं खत्म हो जाए। फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वह कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया और सोचता रहा और थोड़ी देर आराम भी कर लिया। फिर उसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोलें और पानी के बहने और उसके शुर-शुर पर ध्यान दें और चारों तरफ देखे। मुमकिन है कि उसे पानी नजर आ जाए या उसके चलने की आवाज सुनाई दे। इधर उधर चलने से उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के जहन में जब यह नई तजवीज आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ों की तरफ चलने लगा। वह अभी फिर रहा था कि उसे दूर से पानी के टपकने की आवाज आई। फिर उसने कान खड़े किए और फिर पानी के टपकने की आवाज की तरफ चल पड़ा। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा कि पानी के चश्मे तक पहुंच गया। अब वह बेहद खुश था, लेकिन उसके करीब पहुंचा तो अपनी जगह पर हैरानो परेशान खड़ा हो गया। चश्मे का पानी कम था, लेकिन उसे यकीन था कि वह मशकीज़ा भर लेगा। उसे अपनी जात से ज्यादा अपने भाइयों की फिक्र थी। बहरहाल वह निहायत एहतियात से आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से मशकीज़ा भरा और निहायत हौसले से चारों तरफ देखकर मशकीज़ा उठाया और वापस चल पड़ा। अभी वह चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर से फिसला और चारों खाने चित गिर पड़ा। उसके हाथ और पांव जख्मी हो गए। फिर वह बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकीज़े को देखा, जो सही सलामत था, इसलिए खुश हुआ और अपने जख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंचे। छोटा भाई यह देखकर हैरान रह गया कि वह दोनों सोए हुए हैं, गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हो। मंझले भाई की नींद बड़े भाई से ज्यादा गहरी थी। उसने अखरोटों की थैली खोली थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे थे। जब छोटे भाई ने उन दोनों को बेदार किया तो मशकीज़े को देखकर उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे और जब सिराब हुए तो एतराज करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहां रहे हो। जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो थक कर सो गए, अगरचे तुमने मशकीज़ा उठा लिया था, लेकिन असल में तुम सैर करके आए हो। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता हूं तो साफ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी ना लगाता, जबकि हालत यह है कि हमारा काफी वक्त बर्बाद हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ भी आया अपनी अपनी कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। उसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाने के बाद अपना सामान समेटा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गए। बूढ़े चक्की बान के बेटे कई हादसात से गुजरे और भूखे प्यासे शहर पहुंच गए। छोटे भाई ने जो ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे अपने वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं, सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में है। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए आज मैं तो पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है। उसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा गर्म मोजे खरीदूं। अगर मैं अब मोजे ना खरीद सका तो शायद फिर कभी मुझे मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो परसों उनकी खिदमत में जरूर पहुंच जाऊंगा। सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो और अपने बाप का पैगाम उनके दोस्त तक पहुंचाए और उनसे हलाल रोजी कमाने के जराए दरियाफ्त करे। अगले दिन सुबह मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के दरवाजे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और कहा, मेरे खावंद की तबीयत नासाज थी, इसलिए वह हकीम से नुस्खा लाया था। अब वह दुकान से दवा लेने के लिए गया है। अगर वह जोहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मंझला बाई निहित बेसब्र और जल्दबाज था,
इसलिए कहने लगा, शहर में मेरे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो यकीनन कल तक मुलाकात हो ही जाएगी। इसलिए अब मैं जाता हूं और कल तुलुए आफताब के वक्त दोबारा आता हूं। उसने यही कहा और अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। अब जैसे बड़े भाई ने कहा था कि वह मोजे खरीदने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए वह मोजे खरीदने के लिए बाजार चला गया। और जब उसके मोल तोल पूछा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पास रकम बहुत कम है। इसलिए वह वापस अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी उनसे बयान की, लेकिन उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे। इसलिए उन्होंने अपने सिर झुकाए और कुछ भी ना कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से ना उम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अपने अखरोटों की थैली फरोख्त करनी पड़ेगी ताकि मोजे खरीद सकूं। फिर वह दोबारा बाजार गया और अखरोटों की थैली फरोख्त करके उसने अपने पसंदीदा मोजे खरीद लिए। अगले दिन मंझला भाई तुलुए आफताब के वक्त अपने बाप के दोस्त के घर के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। काफी इंतजार के बाद भी उसे कोई जवाब ना मिला, इसलिए समझ गया कि साहिबे खाना किसी काम की गिरज से घर से बाहर गया है। इस तरह मंझले भाई के सफर का तीसरा दिन भी खत्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे ताकि अगले दिन वापसी का सफर करें। इसलिए हर तरह की बातें करते रहे और उस शहर में जो कुछ भी देखा और सुना एक दूसरे को बताने लगे कि इतने में छोटे भाई ने कहा कि अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया। मंझले भाई ने कहा कि मेरे जिम्मे जो काम था मैंने पूरा कर लिया है, बस अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि बाप का दोस्त सफर पर गया हुआ है। इसके अलावा मेरा कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा कि अगर मुझसे पूछो तो मेरा कोई काम बाकी नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। मैं तो यहां सिर्फ मोजे खरीदने आया था जो मैंने खरीद लिए। बस अब मुझे पैगाम पहुंचाना है और मैं यह काम कल अंजाम दे दूंगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था कि अगर तुम देर से लौटोगे तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का मुंतजिर था, इसलिए वह खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया। इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और जरूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त भी सफर पर चला गया था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि जल्दी वापस आऊं। किस्सा ए मुख्तसर के उस रात तीनों भाई काफी देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़े भाई से ज्यादा कोई भी खुश ना था। वह अपनी हर बात के साथ साथ कहता कि यकीनन बाप मेरी अक्ल और समझ की दाद देगा और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया है वह बेफायदा और बेनतीजा है, इसलिए कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोटों को छुआ तक नहीं है। अलबत्ता मंझले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरोट खाए हैं और अपना ही जी बहलाया है, लेकिन मैंने तो उनसे पूरा फायदा उठाया है। उन्हें फरोख्त करके मोजे खरीद लिए हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम भी ऐसा करते और कामयाबी से लौटते। मंझले भाई ने जब यह सुना तो हैरत और ताज्जुब से मुंह में उंगलियां दे दी और फिर कहा, हाय अफसोस, मेरे दिल में यह ख्याल क्यों ना आया। हाय, मैंने भी ऐसा क्यों ना किया। यकीनन बाप तुम्हारी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हमें वहां भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तीनों भाई इन्हीं बातों में सरगर्म थे। आखिर गांव और फिर घर पहुंच गए और जब बाप के सामने हाजिर हुए तो बाप ने कहा, मेरे बेटो जाओ और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो और कुछ देर आराम करने के बाद मेरे पास आ जाना। तीनों भाई चले गए और नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर खाना खाया और ताजा दम हो गए। फिर कुछ देर बाद बाप की खिदमत में हाजिर हुए ताकि सफर के वाकयात और हालात बताएं। बूढ़े आपने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाकया बयान करो।
जो तुम्हें सफर में पेश आया है। हर एक बेटे ने शुरू से आखिर तक अपने अपने वाकयात बताए। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बात निहायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए घुमाता रहे। मंझले भाई ने बाप के फैसले पर ऐतराज किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निडाल हुए तो सबसे मुश्किल काम के अंजामदही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता होकर पानी की तलाश में निकला था और जख्मी होने के बावजूद भी मशकीजा भर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अमानत उसे दी थी उसने उसे संभाल के रखा। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा था कि अखरोट खा लेना या उन्हें बेच देना। और तीसरी और अहम वजह यह है कि उसने अपना फर्ज एहसन तरीके से निभाया है और उस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में ही मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और उससे हलाल रोजी हासिल करने के तरीके का मालिक बनाया है। यह इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम भी अंजाम दे सकता है। यह इस चक्की के पहिए अच्छी तरह घुमाएगा, लोगों की अमानत है यानी गंदुम और आटे की हिफाजत करेगा और उसमें खयानात ना करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से भी जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई शख्स इस पर बदबयानी का कोई इल्जाम ना लगा सकेगा। बस इसीलिए आज के बाद यह इस चक्की का मालिक है। बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहने लगा, अगर अब तुम कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक कह सकते हो। क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है या नहीं? बड़े और मंझले भाई को कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बादस्तूर खामोश खड़े रहे। उसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए घुमाता रहा और उम्र भर लोगों की खिदमत करता रहा। वह कई साल इस फानी दुनिया में रहा और अपनी